नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है उस आदमी की कहानी में जो किसी भी समय जा सकता था लेकिन अपना किराया भी समय पर नहीं दे सकता था। मिलिए युग मल्होत्रा से। अब आप सोचेंगे कि एक टाइम ट्रैवलर अमीर होगा, शायद पिरामिड बनते हुए देखने वाले एक फैंसी पेंट हाउस में रहता होगा। लेकिन युग वो लाजपत नगर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, जहां सबसे बड़ा रहस्य सभ्यता का उदय नहीं बल्कि यह था कि उसके दूध के पैकेट कॉमन फ्रिज से कौन चुराता था। उसकी जिंदगी किसी साई-फाई ब्लॉकबस्टर से ज्यादा एक डेली सोप ओपेरा जैसी थी, जिसमें ड्रामा, सस्पेंस और उसके मकान मालिक मिस्टर शर्मा के दरवाजे पर कभी भी आ जाने का डर लगा रहता था। युग कोई टिपिकल हीरो नहीं था। उसके सिक्स पैक नहीं थे, उसके पास चिंताओं का फैमिली पैक था। उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर टाइम कंट्रोल करना नहीं बल्कि मिस्टर शर्मा के कॉल्स को एक मंझे हुए नेता की तरह टालना था, जो किसी मुश्किल सवाल से बच रहा हो। उसकी टाइम मशीन, जिसे वो प्यार से जुगाड़ कहता था, किसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक वॉशिंग मशीन लगती थी जिसकी ट्रक से लड़ाई हो गई हो। वो जंग लगी थी, शोर करती थी और उसकी बैटरी उतनी ही डेड थी जितनी उसकी डेटिंग लाइफ। फिर भी इस टूटे फूटे संघर्ष करते हुए आदमी के अंदर सपनों से भरा एक दिल था, जो उस पूरी टाइमलाइन से भी बड़ा था, जिसे वो एक दिन एक्सप्लोर करने की उम्मीद करता था। हर सुबह युग किसी फ्यूचरिस्टिक अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों के पार्किंग स्पॉट पर झगड़ने की मीठी सुरीली गालियों से जागता था। वो अपने जुगाड़ को देखता और आह भरता। उसके पास इतिहास के सारे दरवाजे खोलने की चाबी थी, लेकिन उसके पास उसे चालू करने के लिए बिजली का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। ये वैसा ही था जैसे किसी के पास फरारी हो पर पेट्रोल न हो। वो अक्सर मुगल बादशाहों के साथ खाना खाने या प्राचीन दार्शनिकों के साथ बहस करने की कल्पना करता था, लेकिन उसकी असलियत टमाटरों पर डिस्काउंट के लिए सब्जी वाले से मोलभाव करना था। उसकी जिंदगी एक सबसे बड़ी ट्रेजिकोमेडी थी, जिसमें यूनिवर्सीय क्षमता और सांसारिक समस्याओं का एकदम सही मिश्रण था। लेकिन उस पर ज्यादा तरस मत खाइए। युग के पास एक ऐसी चीज थी जो कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता था, एक अटूट भावना और एक ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर जो बेदखली के नोटिस में भी मजाक ढूंढ लेता था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका जुगाड़ दहाड़ उठेगा और उसे आखिरकार उसका बड़ा ब्रेक मिलेगा। वो खुद से कहता था कि हर बड़ी कहानी संघर्ष से शुरू होती है और उसकी कहानी बस एक बहुत 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 लंबा परिचय थी। उसे क्या पता था, उसकी कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली थी और उसका संघर्ष लोकल से इंटरडायमेंशनल होने वाला था। ब्रह्मांड ने हमारे इस टूटे हुए टाइम ट्रैवलर के लिए एक अजीब प्लान बनाया था। युग मल्होत्रा की जिंदगी कई मोर्चों पर लड़ी जा रही एक लगातार लड़ाई थी। पहला और सबसे फॉर्मिडेबल दुश्मन मिस्टर शर्मा, उसका मकान मालिक था। एक ऐसा आदमी जिसकी टाइमिंग स्विस घड़ी से भी ज्यादा सटीक थी, खासकर जब किराया देने की बारी आती थी। मिस्टर शर्मा एक नए सास बहू सीरियल की तरह प्रिडिक्टेबल तरीके से आते थे, हमेशा नई शिकायतों के साथ। युग बेटा किराया, वो पूछता। उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। मिस्टर शर्मा जी, बस 2 दिन और, युग जवाब देता, पहले से ही अपना अगला बहाना प्लान कर रहा होता। ये मासिक डांस किसी भी बॉलीवुड नंबर से ज्यादा कोरियोग्राफ था, अवॉइडेंस और परसुएजन का एक सच्चा मास्टरपीस। फिर बिजली का मुद्दा था, या यूं कहूं उसकी कमी का। जुगाड़ एक बिजलीखोर जानवर था और युग का बिजली का मीटर टॉप से भी तेजी से घूमता था जब भी वो उसे चार्ज करने की कोशिश करता था। उसने सब कुछ आजमा लिया था, पड़ोसी की लाइन से बिजली उधार लेने से लेकर सड़क पर मिली कार बैटरी से उसे जोड़ने की कोशिश तक। हर कोशिश एक छोटे से धमाके और मिस्टर शर्मा की एक और गुस्से वाली विजिट में खत्म होती थी, जो ट्रिप्ड हुए फ्यूज की शिकायत करते थे। भविष्य में यात्रा करने का उसका सपना लगातार उसके अनपेड बिजली बिल की वर्तमान वास्तविकता से शॉर्ट सर्किट हो रहा था। ये एक क्रूर विडंबना थी कि एक आदमी जो समय को मैनिपुलेट कर सकता था, वो अपनी खुद की बिजली आपूर्ति का प्रबंधन नहीं कर सकता था। उसकी सोशल लाइफ भी उतनी ही ब्लीक थी। उसके कोई पावरफुल कनेक्शंस नहीं थे, कोई प्रभावशाली दोस्त नहीं थे। उसका नेटवर्क राजू, नीचे वाला चाय वाला जो उसे उधार देता था, और पिंकी, ब्यूगल वाली बिल्डिंग की लड़की जो उसे एक बेरोजगार आर्ट कार समझती थी, तक सीमित था। उसे अक्सर और जॉब ऑफर्स मिलते थे जिनमें से कोई भी ग्लैमरस नहीं था। एक क्लाइंट चाहता था कि वो अपने चाचा को एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने से रोकने के लिए समय में वापस जाए। दूसरा चाहता था कि वो 1938
सपने के मैच से एक खोई हुई क्रिकेट बॉल वापस लाए। इन नौकरियों से उसके इंस्टेंट नूडल के खर्चों को भी मुश्किल से कवर हो पाता था। जुगाड़ को ठीक करने के लिए जरूरी पार्ट्स की तो बात ही छोड़ो। लोकल बुलीज विक्की नाम के एक लड़के के नेतृत्व में लोफर्स का एक ग्रुप, उसके लिए एक और कांटा थे। वे युग को एक आसान टारगेट मानते थे, एक अजीब आदमी जो अपनी वॉशिंग मशीन से बात करता था। वे अक्सर उसे घेर लेते थे, पैसे मांगते थे या बस उसके बड़े एम्बिशंस का मजाक उड़ाते थे। युग एक फाइटर से ज्यादा लवर होने के कारण और टेरेबल आउट ऑफ शेप भी आमतौर पर एक मजाक या भविष्य के धन के वादे से खुद को इससे बचा लेता था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी एक सर्कस थी और वो मुख्य क्लाउन, जगलर और ट्रपीज आर्टिस्ट सब एक में समाया हुआ था। पूरी कोशिश कर रहा था कि गिरे नहीं। एक उमस भरी दोपहर, जब युग अपने इंटरनेट बिल का भुगतान करने के लिए किडनी बेचने पर विचार कर रहा था, तो उसके दरवाजे पर एक अनयूजुअल क्लाइंट आया। यह भाईजान नाम का एक आदमी था जो लोकल चाय माफिया का नामी मुखिया था। अब यह कोई टिपिकल क्राइम सिंडिकेट नहीं था। उनका साम्राज्य शहर में बेहतरीन चाय पत्ती और चीनी की सप्लाई को कंट्रोल करने पर बना था। भाईजान एक बड़ा आदमी जिसकी आवाज सरप्राइजिंगली जेंटल थी, उसने युग की खास क्षमताओं के बारे में सुन रखा था। उसे एक समस्या थी और उसे विश्वास था कि युग ही उसका समाधान था। उसने युग को इतनी बड़ी रकम ऑफर की जो न केवल उसका 1 साल का किराया चुका सकती थी, बल्कि जुगाड़ के लिए ही। अरे ये एक बिल्कुल नई बैटरी भी खरीद सकती थी। मिशन अजीब और खतरनाक था। भाईजान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी सेठ टी दीमल नाम का एक रूथलेस बिजनेसमैन सस्ती, खराब स्वाद वाली कॉफी शॉप्स की एक चेन लॉन्च करने की योजना बना रहा था, जो शहर की चाय संस्कृति की नींव को ही खतरा थी। भाईजान उसे पारंपरिक, हिंसक तरीके से खत्म नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि युग समय में वापस जाए और उसकी किस्मत बदल दे। वह चाहता था कि युग एक युवा सेठ टी दीमल को ढूंढे और उसे चाय से नफरत करने से रोके, जो उसके मौजूदा कॉफी क्रूसेड की जड़ थी। यह भावनात्मक सैबोटाज का एक मिशन था, एक बिजनेस प्रॉब्लम का एक ट्रूली इंडियन सॉल्यूशन। हाथ में एडवांस पैसा लेकर युग को लगा जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। उसने तुरंत सबसे अच्छी बैटरी खरीदी जो पैसे से खरीदी जा सकती थी और जुगाड़ को हमिंग कर दिया। सालों में पहली बार मशीन स्पटर्ड होकर नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट, स्टेडी हम के साथ चालू हुई। उसने 1930 के कोऑर्डिनेट्स डाले। वह साल जब एक युवा टीडीमल को एक चाय के ठेले पर पेन नाक अनुभव हुआ था। युग एक बहुत ही सरल दिल्ली में पहुंचा, एम्बेसडर कारों और दूरदर्शन एंटेना का शहर। उसने युवा, उदास टीडीमल को पाया, जिसे अभी अभी एक ग्राहक पर चाय गिराने के लिए डांटा गया था। घटना को रोकने के बजाय युग ने एक अलग तरीका अपनाया। वह लड़के के साथ बैठा, उसे एक ताजी हॉट कप चाय पिलाई और एक समोसा शेयर किया। उसने उसे लेक्चर नहीं दिया, उसने सुना। युग ने उसे अपनी असफलताओं और सपनों की कहानियां सुनाई। उसने देखा कि लड़के में पेंटिंग का हुनर था। युग ने उसे प्रोत्साहित किया, उसे वाटर कलर्स का एक छोटा सेट खरीदा और उसे बताया कि उसका सच्चा डेस्टिनी बिजनेस में नहीं, बल्कि कला में था। उसने केवल एक कॉफी टाइकून को पैदा होने से नहीं रोका, उसने एक आर्टकार को उसकी पहचान खोजने में मदद की। युग 2025 में एक हायर्ड गन के रूप में नहीं, बल्कि एक डेस्टिनी चेंजर के रूप में लौटा, यह महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए किया जा सकता है। जैसे ही युग खुद के बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर रहा था, अपने सफल मिशन और पूरी तरह से भरे हुए किराए की चमक में उसकी वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। एक रात उसका कमरा, जो आमतौर पर एक सिंगल टिमिटी आउटस्मार्टे बल्ब से रोशन होता था, अचानक 100 होलोग्राफिक स्क्रीन से जगमगा उठा। वे हवा में से प्रकट हुए, रहस्यमय कोड की लाइनें और एक मेनेसिंग, ग्लोता हुआ लाल प्रतीक दिखा रहे थे, ओमेगा एक्स। एक सिंथेसाइज्ड चिलिंग आवाज कमरे में गूंज उठी। युग मल्होत्रा, आपकी अनधिकृत टेम्पोरल इंटरवेंशंस का पता चला है। आप सिस्टम में एक बग हैं, डिलीशन के लिए तैयार रहें। यह ओमेगा एक्स का आगमन था। यह नया विलन लोकल थग्सों या चाय माफिया जैसा नहीं था। ओमेगा एक्स एक हाइपर एडवांस्ड भविष्य का डिजिटल फैंटम था। उसे केओस फैलाने के लिए शारीरिक रूप से प्रकट होने की जरूरत नहीं थी। उसने युग की जिंदगी को हैक करके शुरुआत की। अचानक युग के बैंक अकाउंट में, जिसमें अब भाईजान का पैसा था, बैलेंस 0 दिखा रहा था।
उसके पहचान पत्र नकली घोषित कर दिए गए। उसके फोन में बेबी शार्क अधिकतम वॉल्यूम पर लूप में बजना शुरू हो गया। यहां तक कि उसका सोशल मीडिया भी हैक हो गया था, जिसमें ऐसे पोस्ट थे कि उसे पिज्जा पर अनानास बहुत पसंद है, जिससे राजू चाय वाला उसे गहरी शंका से देखने लगा। ओमेगा एक्स अथक था। वह एक साइबर टेररिस्ट था, जिसके पास ऐसी तकनीक तक पहुंच थी जो युग के जुगाड़ को एक पत्थर के उपकरण जैसा दिखाती थी। वह समय के पार डिजिटल सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता था, जिससे युग की जिंदगी एक जीवित दुस्वप्न बन गई। मकान मालिक मिस्टर शर्मा को एक ऑटोमेटेड मैसेज मिला कि युग ने कमरा बकरियों के परिवार को सबलेट कर दिया था। विक्की और उसके गिरोह को एक एनोनिमस टिप मिली कि युग ने उन पर पुलिस बुलाई थी। युग को व्यवस्थित रूप से अलग किया जा रहा था। उसका पूरा एग्जिस्टेंस एक एक डिजिटल फाइल करके मिटाया जा रहा था। यह कोई शारीरिक लड़ाई नहीं थी, यह सूचना की जंग थी, और युग के पास एक बटर नाइफ था। युग को ऐसा डर महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। यह ऐसी समस्या नहीं थी जिसे वह एक जोकिया जोक से या किसी के बचपन के सपने को बदलकर हल कर सकता था। ओमेगा एक्स हर जगह और कहीं नहीं था। वह मशीन में एक भूत था, टाइमलाइन में एक वायरस। युग को एहसास हुआ कि उसके छोटे मोटे टेम्पोरल एडवेंचर्स ने उससे कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक चीज का ध्यान आकर्षित किया था, जितना वह कभी सोच नहीं सकता था। इस फ्यूचरिस्टिक दुश्मन से लड़ने के लिए वह केवल अपनी वर्तमान बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना था। उसे इतिहास के सबसे अच्छे लोगों से सीखना था। एक ऐसे दुश्मन का सामना करते हुए जो उसे हर डिजिटल मोड पर मात दे सकता था, युग जानता था कि उसे बदलना होगा। अगर ओमेगा एक्स भविष्य की तकनीक का मास्टर था, तो युग को कुछ और गहरा मास्टर करना होगा। इंसानी कौशल और ज्ञान जो युगों से इकट्ठा किया गया हो। उसका जुगाड़ उसकी क्लासरूम बन गया और इतिहास उसकी टेक्स्ट बुक। उसका फर्स्ट स्टॉप महाभारत का युग था। वह महान किंगों से मिलने नहीं गया, बल्कि कृष्ण की स्ट्रैटेजिक प्रतिभा और अर्जुन के अद्वितीय फोकस का निरीक्षण करने गया। उसने परछाइयों से देखा, रणनीति, फोकस और धर्म की अवधारणा के बारे में सीखा। सही काम करना, तब भी जब यह सबसे मुश्किल रास्ता हो। उसने सीखा कि युद्ध मैदान पर लड़ने से बहुत पहले ही दिमाग में जीत लिया जाता है। अगले, वह मुगल साम्राज्य के शानदार दरबारों में कूद गया। यहां उसने युद्ध के पाठ नहीं, बल्कि कूटनीति और जासूसी के पाठ सीखे। उसने जासूसों और मुखबिरों के जटिल नेटवर्क, एक बात कहने और दूसरी बात का अर्थ रखने की कला और गठबंधन बनाने की शक्ति का निरीक्षण किया। उसने सीखा कि बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके जटिल राजनीतिक स्थितियों को कैसे संभाला, यह साबित करते हुए कि बुद्धि अक्सर तलवार से ज्यादा पावरशाली होती थी। उसने समझना शुरू किया कि ओमेगा एक्स जैसे नेटवर्क को हराने के लिए उसे यह समझना होगा कि नेटवर्क, चाहे वह ह्यूमन हो या डिजिटल, कैसे बनाए और तोड़े जाते थे। वह शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खी की तरह कौशल इकट्ठा कर रहा था। अपने जीवन की लड़ाई के लिए रेडी ही कर रहा था। लेकिन अतीत ही काफी नहीं था। भविष्य के दुश्मन से लड़ने के लिए उसे भविष्य के ज्ञान की आवश्यकता थी। युग ने ओमेगा एक्स के मूल से भी आगे एक जोखिम भरा छलांग लगाई। 23वीं सदी में मंगल ग्रह पर एक क्लैंडस्टीन विश्वविद्यालय में, वहां उसने एक झूठी पहचान के तहत दाखिला लिया ताकि वह उन स्किल्सों को सीख सके जिनका ओमेगा एक्स उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। क्वांटम हैकिंग और टेम्पोरल साइबर वॉरफेयर। उसने सीखा कि समय के पार छोड़े गए डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैसे देखा जाए, क्वांटम हमलों का सामना करने वाली फायरवॉल कैसे बनाई जाए, और तकनीक का उपयोग केवल एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के विस्तार के रूप में कैसे किया जाए। वह प्राचीन को फ्यूचरवादी के साथ, आध्यात्मिक को डिजिटल के साथ जोड़ रहा था। इस अविश्वसनीय नए ज्ञान से लैस होकर युग को एहसास हुआ कि वह अकेले नहीं लड़ सकता। उसे एक सेना की जरूरत थी, समय के पार के सबसे अच्छे लड़ाकों से बनी एक देसी आर्मी। वह वापस गया और एक स्टोइक राजपूत योद्धा को भर्ती किया जो अपने राजा से निराश था। एक तेज तर्रार मराठा जासूस जो किसी भी भीड़ में घुल मिल सकता था, और यहां तक कि 2077 के मुंबई से एक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक हैकर को भी भर्ती किया जो ऑप्रेसिव निगमों के खिलाफ फाइटिंग। उसने उन सभी को लाजपत नगर में अपने छोटे से कमरे में लाया, जो अब इतिहास में सबसे केओटिक और अद्भुत कास्टिंग कॉल जैसा दिख रहा था।
उसकी टीम इकट्ठा हो गई थी, योद्धाओं, जासूसों और हैकर्स का एक मॉटली क्रू, एक आदमी की क्रेजी योजना से यूनाइटेड। अंतिम शोडाउन तय हो गया था। ओमेगा एक्स डिजिटल बिल्ली चूहे के खेल से थककर युग को एक अंतिम लड़ाई के लिए चुनौती दी। स्थान कनॉट प्लेस, दिल्ली, सन 2050 में। यह उड़ने वाले रिक्शों, विशाल क्रोम गगनचुंबी इमारतों और साइबर समोसों के होलोग्राफिक एडवर्टाइजमेंट्सों का शहर था। ओमेगा एक्स शहर के दिल में मटीरियलाइज्ड हुआ, एक टावरिंग आकृति, स्लीक काले कवच में। उसका चेहरा एक ग्लोते लाल वाइजर के पीछे छिपा हुआ था। वह अकेला नहीं था, उसके पास रोबोटिक ड्रोन्स की एक सेना थी। उनकी लेजर तोपें नियॉन लाइट्स के नीचे चमक रही थी। युग और उसकी देसी सेना जुगाड़ के माध्यम से पहुंचे, लड़ाई के लिए रेडी। जो लड़ाई हुई वह देखने लायक थी, अतीत और भविष्य का एक सुंदर केओटिक फ्यूजन। राजपूत योद्धा अपनी पुश्तैनी तलवार के साथ लेजर धमाकों को असंभव गति से डिफ्लेक्टेड कर रहा था। उसकी युद्ध गर्जना क्रोम इमारतों के खिलाफ एकोइंग। मराठा जासूस ने फैले हुए मल्टी लेवल मार्केट प्लेस का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ड्रोन्स को अंधेरे से डिसेबल करने के लिए गायब होकर फिर से प्रकट हो रही थी। युग का फ्यूचरिस्टिक हैकर दोस्त ओमेगा एक्स के सिस्टम में एक भयंकर साइबर लड़ाई में उलझा हुआ था। अपने ही ड्रोन्स को उसके खिलाफ कर रहा था। युग खुद अपने नए ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी टीम को एक मास्टर स्ट्रेटजी कार की तरह निर्देशित कर रहा था। ओमेगा एक्स के मूव्स की फ्यूचरवाणी कर रहा था और प्राचीन रणनीति और भविष्य की तकनीक से उनका मुकाबला कर रहा था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, युग ओमेगा एक्स की सुरक्षा को तोड़ने में कामयाब रहा। फाइनल कन्फ्रंटेशन के लिए काफी करीब पहुंच गया। जैसे ही वे लड़े, युग ने एक निर्णायक वार किया, ओमेगा एक्स के हेलमेट को तोड़ दिया। उसके नीचे जो चेहरा सामने आया वह किसी राक्षस या एलियन का नहीं था। वह एक ऐसा चेहरा था जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था। यह उसका अपना चेहरा था, लेकिन बूढ़ा, ठंडा और वर्षों की कड़वाहट और पछतावे से मार्क्ड। ओमेगा एक्स एक डार्क ऑल्टरनेट भविष्य से युग मल्होत्रा था। वह वही था जो युग बन जाता अगर वह अपनी असफलताओं और कड़वाहट को खुद पर हावी होने देता। यह खुलासा पेट में एक मुक्के जैसा था, किसी भी लेजर धमाके से ज्यादा पावरशाली। भविष्य के युग ने समझाया कि उसकी टाइमलाइन में वह विफल हो गया था। उसने सब कुछ खो दिया था। उसके सपने धूल में मिल गए थे और उसे समय की केओटिक अनप्रिडिक्टेबल प्रकृति से नफरत हो गई थी। वह व्यवस्था लागू करने के लिए ओमेगा एक्स बन गया था, अपने छोटे आशावादी स्वयं जैसे विसंगतियों को मिटाकर टाइमलाइन को ठीक करने के लिए। उसे विश्वास था कि सपने देखने वाले को मिटाकर वह अपनी खुद की फेलता के दर्द को मिटा सकता था। लड़ाई अब किसी खलनायक के खिलाफ नहीं थी, यह अपनी ही डिसइल्यूजनिडा की क्षमता के खिलाफ लड़ाई थी। युग अपने ही अंधेरे पक्ष से फाइटिंग। खुद के टूटे फूटे बिटर फॉर्म को देखते हुए युग को गुस्सा नहीं आया, उसे दया आई। उसने एक ऐसे रास्ते का अंत देखा जिसे वह बहुत आसानी से अपना सकता था। उसने महसूस किया कि ओमेगा एक्स की सबसे बड़ी गलती उसकी बुरी योजना नहीं थी, बल्कि अकेले चलने का उसका फैसला था। इस भविष्य के युग ने खुद को अलग कर लिया था, सारे कनेक्शन काट दिए थे, यह मानते हुए कि वही अकेला था जो चीजों को ठीक कर सकता था। वह शून्य का एक नेटवर्क बन गया था, फेल्डता का एक अकेला बिंदु। उस पल में युग ने अपने सच्चे उद्देश्य को समझा। उसने अपना हथियार नीचे किया और अपने भविष्य के स्वयं के लिए हाथ बढ़ाया। तुम हार गए क्योंकि तुम भूल गए कि हम कौन हैं, उसने धीरे से कहा। हमें अकेले रहने के लिए नहीं बनाया गया है। लड़ाई धमाके के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि गहन एहसास के एक क्षण के साथ हुई। संघर्ष के बजाय करुणा को चुनकर युग ने कड़वाहट के चक्र को तोड़ दिया जिसने ओमेगा एक्स को बनाया था। उसका ओल्ड सेल्फ फीका पड़ गया, हारा नहीं बल्कि एकीकृत हो गया। एक सबक सीखा गया बजाय एक दुश्मन के पराजित होने के। युग 2050 दिल्ली के दिल में विजयी खड़ा था, इसलिए नहीं कि वह सबसे मजबूत लड़ाकू था, बल्कि इसलिए कि उसके पास सबसे मजबूत दिल था। उसने अपनी अविश्वसनीय टीम को उनके अपने समय में वापस भेज दिया, अपनी गहरी कृतज्ञता और कनेक्शन के वादे के साथ।
उसने युद्ध जीत लिया था और ऐसा करने में उसने अपना मिशन ढूंढ लिया था। 2025 में अपने छोटे से कमरे में लौटकर युग एक बदला हुआ आदमी था। वह अभी भी टूटा हुआ था और मिस्टर शर्मा शायद अभी भी अगले किराए के चेक का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वह अब सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्टेड टाइम ट्रैवलर नहीं था, वह एक कनेक्टर था, एक नेक्सस पॉइंट। उसने किसी नेटवर्क में शामिल होने की तलाश बंद कर दी और अपना खुद का बनाना शुरू कर दिया। वह टाइमलाइन के पार अन्य खोए हुए, प्रतिभाशाली और अच्छे दिल वाले लोगों को ढूंढेगा, अपना खुद का युगवर्स बनाएगा। उसका उद्देश्य इतिहास को ठीक करना नहीं था, बल्कि अतीत के सर्वश्रेष्ठ को जोड़कर एक बेहतर भविष्य बनाना था। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह जुगाड़ को ठीक कर रहा था, अपने प्राप्त ज्ञान से उसे अपग्रेड कर रहा था, उसकी स्क्रीन पर एक नया अलर्ट चमक उठा। यह एक चेतावनी थी, भविष्य से नहीं बल्कि समय से परे एक जगह से। संदेश खंडित था, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। मल्टीवर्स माफिया, कोलैप्सिंग रियलिटीज, टेम्पोरल क्राइसिस इमिनेंट। एक नया और भी बड़ा खतरा लूमिंग। लेकिन इस बार युग डरा नहीं था, वह स्माइल। ब्रह्मांड ने उसके रास्ते में एक और चुनौती फेंक दी थी और वह तैयार था। आखिरकार एक आदमी के लिए मल्टीवर्स माफिया क्या है जिसने पहले ही खुद को हरा दिया है? रोमांच अभी शुरू हुआ था।